द नाइट हाउस आ गई, एक फिल्म जो रोंगटे खड़े कर दे बुरी तरह। इसे डायरेक्ट किया है डेविड ब्रुकनर ने। वो जानते हैं कि सस्पेंस कैसे बनाया जाता है। ये फिल्म आपको अपनी दुनिया में खींच लेती है, पहले धीरे धीरे, फिर आपको जकड़ लेती है और ये आपको छोड़ती नहीं है। ये कहानी है बहुत गहरे दुख की और कुछ बिल्कुल अलग, कुछ ज्यादा डरावना आराम से इंतजार कर रहा है। एक खूबसूरत घर की परछाइयों में बाहर निकलने के लिए तैयार रिबेका हॉल हैं इस बेचैन करने वाली कहानी में। वो बेथ का रोल कर रही हैं, एक औरत जो बिल्कुल खो गई है। उनके हस्बैंड ओवेन अब नहीं रहे। उनकी मौत अचानक हुई, एकदम अनएक्सपेक्टेड, उन्हें हिलाकर रख दिया है। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई हैं अपने शानदार लेक हाउस में, एक घर जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। लेकिन बड़ी से बड़ी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा डर छुपा सकती है और इस घर में कई राज दफन हैं, इतने की वो सोच भी नहीं सकती। कहानी शुरू होती है लॉस से, एक गहरा, चुभने वाला, सहा ना जाने वाला लॉस। ओवेन, उनके प्यारे हस्बैंड, ने अपनी जान दे दी। उन्होंने कोई नोट भी नहीं छोड़ा, अपने काम की कोई वजह भी नहीं बताई। बेथ की दुनिया में बस एक बहुत बड़ा खालीपन। वो यादों से भरे घर में अकेली रह गई हैं, ऐसी यादें जो अब उन्हें डराती हैं। और अब बहुत सारे सवाल उठते हैं, इतने डरावने सवाल जो जवाब मांग रहे हैं। उसे ढूंढने ही होंगे। ये फिल्म सिर्फ एक आम भूत की कहानी नहीं है, ये एक उलझा हुआ सफर है, एक टूटे हुए मन के अंदर का सफर, दुख की गहराइयों में उतरने वाला सफर। ये उन खाली जगहों को दिखाती है जो पीछे छूट जाती हैं। वो जगह जहाँ खतरनाक अंधेरा चुपके से घुस सकता है, जहाँ रियलिटी की लाइंस धुंधली होने लगती हैं और जहाँ एक एकदम असली डर जड़ें जमा लेता है, जो हर गुजरती रात के साथ और मजबूत होता जाता है। बेथ डूब रही है, पूरी तरह अपने दुख में डूबी हुई। घर एकदम खाली खाली लग रहा है। अब यहाँ बहुत ज्यादा शांति है। फिर भी अजीब बात है, ये शांति कानफोड़ू भी है। ओवेन की हर जगह महसूस होने वाली कमी से शोरगुल है। हर जानी पहचानी चीज जैसे उसका नाम पुकार रही हो। हर नाचती हुई परछाई में उसी का अक्स दिखता है। वो खुद के लिए स्ट्रांग बनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन असली हिम्मत तो कोसों दूर लगती है, जैसे उस तक पहुंचना नामुमकिन हो। नींद भी उसके दर्द से कोई सच्चा छुटकारा नहीं दिला पाती। डरावने सपने उसकी रातों में आते रहते हैं, या वो सच में सिर्फ सपने हैं। सपने और सच्चाई के बीच की लाइन तेजी से धुंधली हो रही है। परेशान करने वाली बात है, अब वो बहुत ज्यादा पीने लगी है, इस लगातार होने वाले दर्द को सुन्न करने के लिए, उन आवाजों को शांत करने के लिए जो बार बार सुनाई देती हैं। वो आवाजें जो उसे अपने सिर में सुनाई देती हैं, और शायद, बस शायद, वो आवाजें जो घर में गूंजती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है। दोस्त उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसकी क्लोज फ्रेंड क्लेयर, उसकी कंसर्न्ड नेबर मेल। वो जैसे भी हो सके उसे सहारा देते हैं, प्यार भरी बातें, उसका साथ देते हैं। लेकिन बेथ अक्सर उन्हें दूर कर देती है। उसके लिए ये दुख एक अकेली जेल जैसा है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई और नहीं आ सकता। उसे अंदर ही अंदर लगता है कि कोई भी सच में नहीं समझ सकता इस गहरे दम घोंटने वाले खालीपन को, उसकी आत्मा पर इस कुचल देने वाले असहनीय बोझ को। ये लेक हाउस खुद, ये कभी उनका सुकून का ठिकाना था, प्यार और साझा सपनों की जगह। अब ये एक लगातार दर्दनाक याद बन गया है। हर उस चीज की याद जो उसने खो दी है, ओवेन की, उनके साथ बिताए जीवन की। हर कमरे से एक कीमती याद जुड़ी है, हर खिड़की का शीशा उसके गहरे दर्द को दिखाता है। ये एक खूबसूरत, इनेस्केपेबल पिंजरा बन गया है। फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो छोटी छोटी परेशान करने वाली चीजें। लिविंग रूम में स्टीरियो ऑन हो जाता है अपने आप, और उनका गाना बजने लगता है, एक गाना जो यादों से भरा है। क्या यह उसके दुखी मन का कोई बुरा मजाक है, या फिर यह कुछ ज्यादा ही भयानक है? बेथ को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक ठंडा सा डर उसे चुभने लगता है। उसकी स्किन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, खाली हॉल्स में हल्की हल्की कदमों की आवाज, हवा के साथ आती हल्की सी सरसराहट। उसे ओवेन का प्रेजेंस फाइल होता है, या शायद वह बहुत ज्यादा चाहती है यह फाइल करना। क्या यह सच में वह है? उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है दूसरी दुनिया से, या फिर टेंशन के कारण उसका नाजुक दिमाग अपना कंट्रोल खो रहा है? यह भयानक बेयकीनी बहुत डरावनी है। ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह हमेशा ऑन एज रहती है। एक सुबह कीचड़ भरे पैरों के निशान दिखते हैं, सीधे उस काली लेक से घर तक और अंदर तक। वहाँ कोई तो जरूर था, या कुछ और। घर अब सेफ नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई घुस आया हो।
कोई अनदेखी आंखें उसे घूर रही हैं। वह हर तरफ फैली हुई बेचैनी और बढ़ जाती है। यह उसे एक कफन की तरह लपेट लेती है, अपनी दम घोंटने वाली पकड़ और टाइट करती हुई। हर रात उसके सहन करने की शक्ति का नया टेस्ट बन जाती है। उसे एक अजीब परेशान करने वाला फोटोग्राफ मिलता है, ओवेन के फोन पर कहीं छुपा हुआ। एक औरत जो बहुत हद तक उसके जैसी दिखती है, लेकिन वह नहीं है। ये चौंकाने वाली डिस्कवरी एक नया दरवाजा खोलती है, एक दरवाजा जो एक और भी काले, उलझे हुए रास्ते पर ले जाता है। ओवेन के जरूर कुछ सीक्रेट्स थे, गहरे राज जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। घर का यह साया और गहरा होता जाता है और बढ़ता जाता है। मिस्ट्री और भी बढ़ जाती है। वो फोटोग्राफ तो बस एक शुरुआत है। बेथ अब और छानबीन करने लगती है, बेचैन होकर। ओवेन के पर्सनल सामान में, उसके लॉक्ड लैपटॉप में, उसकी किताबों के कलेक्शन में। वो जवाबों के लिए तड़प रही है, किसी भी चीज के लिए, कुछ भी जो उसे समझा सके कि क्यों वो उसे इस तरह छोड़ गया, क्यों उसने उससे इतने सारे सीक्रेट्स छिपा रखे थे। वो औरत जिसके साथ उसने अपनी लाइफ शेयर की थी, या कम से कम वो यही सोचती थी। उसे और फोटोग्राफ्स मिलती हैं, बहुत सारी अलग अलग औरतों की। वो सब काफी हद तक उससे मिलती जुलती हैं, अजीब, लगभग रिचुअलिस्टिक तरीकों से पोज किए हुए। उनके घर में, उनके बेडरूम में डर अब गहरे कंफ्यूजन के साथ मिल जाता है, और धोखे की एक तेज चुभन। आखिर कौन था ये आदमी सच में? वो आदमी जिससे वो इतना गहरा प्यार करती थी, वो आदमी जिसे वो सोचती थी कि वो अंदर बाहर से जानती है। वो एक अजनबी था। किताबें भी हैं, बहुत सारी किताबें, रहस्यमयी सब्जेक्ट्स पर, ऑकल्टिज्म, भूल भुलैया, मेजेस, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, डार्क, परेशान करने वाले सब्जेक्ट्स। लगता है ओवेन को इनमें बहुत दिलचस्पी थी, उन चीजों में जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था कि ओवेन ने उन्हें एक्सप्लोर किया है। उसने उनका घर डिजाइन किया और बनाया था। क्या उसने कुछ और भी बनाया था? कुछ जो इसकी दीवारों के अंदर छिपा हो, कुछ बहुत ज्यादा भयानक? सवाल एक के बाद एक बढ़ाते ही जा रहे हैं, बिना रुके। उसके हर जागते हुए पल में उसे सता रहे हैं। उसके सामान में से एक रहस्यमयी नोट मिलता है। उसमें लिखा है, तुम हमेशा से सही थी, कुछ भी नहीं है अब, नथिंग तुम्हारे पीछे नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। इन शब्दों का कोई लॉजिकल मतलब नहीं निकलता, फिर भी ये उसे अंदर तक कंपा देते हैं, उसकी हड्डियों तक। नथिंग, आखिर ये नथिंग है क्या? ये शब्द बुरी तरह से गूंजता है घर के खाली शांत कमरों में। ये एक धमकी जैसा लगता है, एक अंधेरा वादा। सेक्शन 5, वो दूसरा घर, एक अंधेरी परछाई। बेथ को ओवेन के पेपर्स में छुपे हुए फ्लोर प्लान्स मिलते हैं, उनके अपने घर के, लेकिन वो अजीब तरह से उल्टे हैं, बिल्कुल एक मिरर इमेज जैसे। ओवेन कुछ और बना रहा था, या कम से कम प्लान तो कर रहा था, लेक के शांत पानी के उस पार। उसे एक अर्जेंट कंपल्शन फील होता है, उसे वो खुद जाकर देखना ही होगा, उसे सच जानना ही होगा। ये मिस्ट्री उसे बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है। वो उनकी छोटी सी बोट लेती है और अंधेरे ठंडे पानी को पार करती है, और फिर उसे वो मिल जाता है। वो दूसरा घर, वो अनफिनिश्ड खड़ा है, आसमान के सामने एक स्केलेटल वुडन स्ट्रक्चर। फिर भी वो अजीब तरह से कंप्लीट लगता है, एक टेरिफाइंग, अनसेटलिंग तरीके से। ये एक क्लियर इन्वर्शन है, उसके अपने घर का एक डार्क नेगेटिव, उसकी लाइफ की एक ट्विस्टेड परछाई, उसकी टूटी हुई यादें। वो क्या कर रहा था अंदर? वो स्ट्रक्चर एक कंफ्यूजिंग भूल भुलैया है, बिल्कुल उन कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स की तरह जो उसे मिली थी। दीवारें जो हिलती हुई लगती हैं, कोने जो आंखों को धोखा देते हैं। ये जगह बहुत ही गलत फील होती है, अननेचुरल, मेलेवोलेंट। उसे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है, अपने घर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो उसकी हर मूव को देख रहा है, वो वेट कर रहा है। ओवेन ने ये अजीब जगह किसी स्पेसिफिक रीजन से बनाई थी, एक डार्क, छुपे हुए रीजन से। इस बिजार मिरर हाउस में वो एंटिटी जैसे खेल रही है। वो उसे उन कंफ्यूजिंग स्पेसेस से लेकर जाती है, वो उसे चीजें दिखाती है, इम्पॉसिबल चीजें। जो विंडोज वहाँ नहीं है, उनमें दिखने वाली रिफ्लेक्शंस गलत हैं, हॉरिबली डिस्टॉर्टेड। ये साफ तौर पर इल्यूजन और गहरी निराशा वाली जगह है। ओवेन फंस गया था, अपने ही बनाए हुए एक टेरिबल वेब में फंस गया था, या फिर वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था किसी बहुत ज्यादा बुरी चीज से। सेक्शन 6, यह रहस्यमयी शक्ति, नथिंग, अब शक्ल ले रही है। वो शक्ति आखिरकार खुद को दिखाती है। एक तरह से वो खुद को नथिंग कहती है। वो बेथ से बात करती है डरावने वहमों के जरिए, बिगड़े हुए अक्सों के जरिए। वो दिखाई देती है चीजों के आसपास की खाली जगहों में, फर्नीचर और दरवाजों की अजीब सी आउटलाइंस में।
एक डरावनी, जिसका कोई आकार ना हो, बेढंगी सी मौजूदगी। उसे साफ तौर पर कुछ चाहिए, कुछ कहास, खुद बेत से। वो इंतजार कर रही थी। नथिंग दावा करती है कि वो ओवेन के साथ बहुत समय से थी, उसे रास्ता दिखा रही थी या उसे सता रही थी। वो कहती है कि वो बेत की रक्षा कर रही थी, लेकिन किससे बचा रही थी? वो मौत के बारे में गोलमोल बातें करती है, भूल जाने के लुभावने आकर्षण के बारे में। वो ओवेन के प्यार को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। वो उसकी अजीब हरकतों को एक नया रूप देती है, उन्हें कुछ भयानक बनाकर पेश करती है, या शायद कुछ ऐसा जो दिल से रक्षा करने वाला हो। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। सच पकड़ में नहीं आता। वो शक्ति बेत को भयानक दृश्य दिखाती है, उन तस्वीरों वाली औरतों को ओवेन के मारते हुए दृश्य। वो औरतें जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थीं। ऐसा लगता है उसने ये किया नथिंग को धोखा देने के लिए, उसे बलियां चढ़ाने के लिए, उसकी जगह पर नथिंग को बेत से दूर रखने के लिए। एक सच में भयानक खुलासा, प्यार जो बेरहम कत्ल में बदल गया। क्या यह सच हो सकता है, या फिर वो शक्ति झूठ बोल रही है, उसे अपने जाल में फंसा रही है? बेत पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, टूट चुकी है। क्या यह ताकतवर शक्ति असली है? क्या यह सच में कोई पैरानॉर्मल शक्ति है, या यह सिर्फ एक पेचीदा रूप है उसके अपने दुख का, उसके सदमे का? या असल में यह कुछ बहुत पुराना है, कुछ ऐसा जो उसे अपने लिए चाहता है और हमेशा के लिए। घर उसका चुना हुआ खेल का मैदान है और अब वो ही उसका मेन निशाना है। सेक्शन 7, अतीत की गूंज, बेत का मौत से सामना। नथिंग फिर एक डरावना कनेक्शन बताता है, एक कनेक्शन बेत के खुद के बहुत पुराने अतीत से। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस जो उसे कई साल पहले हुआ था। एक कार एक्सीडेंट के बाद वो क्लिनिकली मर गई थी, पूरे 4 मिनट के लिए। उसे याद है कि तब उसे कुछ नहीं दिखा था, बस एक गहरा अंधेरा, एक कभी न खत्म होने वाला खालीपन। ये एंटिटी नथिंग अब दावा करती है कि वो वही खालीपन है, वो खालीपन जिससे वो जैसे तैसे बच निकली थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं भूला। वो एंटिटी उसे बताती है कि उसने तब उसे जाने दिया था, लेकिन वो हमेशा से जानता था कि वो आखिर में उसके पास लौट आएगी। ओवेन, उसका दावा है, ये भी जानता था। उसने बेत को बचाने की बहुत कोशिश की, उसकी खतरनाक पुकार से, उसकी आत्मा पर उसके अटल सब्र भरे दावे से, उसके अजीब खुफिया काम, उसकी ओकल्ट में दिलचस्पी, उसका वो शीशे वाला घर बनाना। ये सब हिस्सा थे एक डेस्परेट ढाल का। या शायद वो एंटिटी यही चाहती है कि वो यकीन करे। इस खुलासे से बेत के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसका गहरा दुख अब कुछ और ही बन गया है। ये बुरी तरह से जुड़ गया है एक कॉस्मिक एग्जिस्टेंशियल डर से, एक डरावनी किस्मत के साथ जिससे उसे लगा था कि वो बच निकली है। वो एंटिटी बहुत ज्यादा पेशेंट है। उसने सालों इंतजार किया है उसके लिए, कि वो कब कमजोर पड़े, कि वो कब बिल्कुल अकेली हो, और अब वो है। दुख ने उसे ओपन कर दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ उसके होशोहवास के लिए नहीं है, ये लड़ाई उसकी आत्मा के लिए है, इस डरावने नथिंग के खिलाफ। ये सब कुछ निगल जाने वाला खालीपन जो उसे पूरा निगल जाना चाहता है, उसका अतीत, उसका आज, उसका भविष्य, ये सब खतरे में है इस डरावनी, ज्यादातर अदृश्य ताकत से। एक ऐसी ताकत जो अब बिल्कुल असली लगती है और बहुत ज्यादा ताकतवर। उसे अब हर वक्त उसकी मौजूदगी महसूस होती है। सेक्शन 8, सुबह सवेरे मुआवजा, द क्लाइमैक्स ऑन द लेक। वो एंटिटी और स्ट्रांग होती जा रही है और बोल्डर, अपने परस्यूट में और डिमांडिंग होती जा रही है। वो चाहती है कि बेथ ओवेन को ज्वाइन कर ले, कि वो अपनी मर्जी से मौत को गले लगा ले। वो चाहती है कि वो नथिंग को अपना ले, उसके सूनेपन का हिस्सा बन जाए। वो अट्रैक्शन, अजीब बात है तो सही, उसके दर्द के खत्म होने का एक हल्का सा प्रॉमिस, उसके जबरदस्त दुख का अंत। वो उसे कॉन्स्टेंटली टेम्प्ट करती है ऑब्लिवियन के स्वीट रिलीफ से, कि बस जाने दे। वो उसके सेंसेस, उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करती है। वो उसे ओवेन के विजन्स दिखाती है, उसे इशारा करते हुए, उसका नाम पुकारते हुए, उस डार्क लेक की तरफ, छोटी बोट के साथ और ओवेन की हैंडगन के साथ, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था। घर खुद एक एक्टिव ट्रैप बन जाता है, उसे गाइड करता है, उसे पुश करता है पानी की तरफ, उस फाइनल भयानक चॉइस की तरफ। अंधेरा उसे चारों तरफ से घेर लेता है, उसकी होप का दम घोंटते हुए। ऐसा लगता है ये इनेविटेबल है। बेथ खुद को बोट पर पाती है, उसके हाथ में ठंडी गन। वो एंटिटी उसे घेर लेती है, अपने खतरनाक प्रॉमिसेस विस्पर करते हुए, अपने झूठ, उसका प्यार का ट्विस्टेड वर्जन। लेकिन फिर एक सडन मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, एक ब्रेक थ्रू, एक पावरफुल मेमोरी सामने आती है ओवेन के सच्चे प्यार की, उसके डेस्परेट स्ट्रगल की। उसने उसके लिए कितनी हार्ड फाइट की थी। वो उसके लिए ये कभी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो जिए, फ्री रहे। उसे सुबह की पहली लाइट दिखाई देती है,
उम्मीद की एक किरण दूर आसमान में दिखाई देती है। वो अपना चॉइस करती है, वो लाइफ चुनती है, वो गन उठाती है, पर वो उसे खुद पर फायर नहीं करती, वो उसे हवा में फायर करती है, मदद के लिए एक डेस्परेट सिग्नल के तौर पर। क्लेयर और मेल जल्दी से आ जाते हैं। वो एंटिटी, वो डार्कनेस पीछे हट जाता है। बढ़ती लाइट के साथ वो बच जाती है, फिलहाल के लिए, लेकिन नथिंग का साया बना रहता है, मंडराता हुआ। सेक्शन 9, मंडराती परछाइयां, थीम्स और रेबेका हॉल की जीत। द नाइट हाउस सिर्फ डरावनी चीजों से कहीं ज्यादा है। ये दुख के मंजर को एक्सप्लोर करती है, बहुत गहराई से और डरावनी सच्चाई के साथ। ये दिखाती है कि दुख कैसे किसी इंसान को खा जाता है, कैसे ये असलियत को भी तोड़ मरोड़ सकता है, कैसे ये हमें बेहद कमजोर बना सकता है, हमारे अपने अंदर के शैतानों के सामने, और शायद दूसरी ज्यादा काली ताकतों के सामने जो इंतजार करती हैं हमारी समझ के ठीक बाहर। हमेशा सब्र के साथ। किसी को खोना और अपनी पहचान की तलाश इसके मेन थीम्स हैं। बेथ हर उस चीज पर सवाल उठाती है जो वो जानती थी। ओवेन असल में कौन था, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि वो उसके बिना कौन है। वो शक्ति, ये नथिंग, ये रिप्रेजेंट करता है उस डरावने खालीपन को, किसी को खोने के गहरे खालीपन को, बेमकसद होने का सबसे बुनियादी डर। ये एक जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला मेटाफोर है इंसानी तजुर्बे के सबसे काले पहलुओं के लिए, और मतलब ढूंढने की जद्दोजहद। रेबेका हॉल की परफॉर्मेंस, वो बस कमाल की है। उन्होंने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। बेथ का उनका पोर्ट्रेयल अनफॉरगेटेबल है, एकदम असली, बेहद नाजुक, फिर भी जबरदस्त रेजिलिएंट। वो साइकोलॉजिकल डर को बिल्कुल असली महसूस कराती है। उनका गहरा दर्द साफ महसूस होता है। उनका इमोशनल सफर पूरी तरह से कैप्टिवेटिंग है। आप उनके साथ डर और दुख का हर एक पल महसूस करते हैं। ये एक मास्टर क्लास है। फिल्म कई सवाल बिना जवाब के छोड़ देती है, एक पीछा ना छोड़ने वाली। हर तरफ फैली बेचैनी, क्या नथिंग सच में चला गया है, या वो बस सब्र से इंतजार कर रहा है किसी और कमजोर पल का। ये जो उलझन है वो बहुत असरदार है, जानबूझकर रखी गई है। ये आपके जहन में रह जाती है क्रेडिट्स खत्म होने के बहुत बाद तक। द नाइट हाउस एक हॉन्टिंग मेडिटेशन है, प्यार, तबाह कर देने वाले नुकसान और उस इंसीडियस अंधेरे पर जो हो सकता है हमारी जिंदगी की नाजुक सतह के ठीक नीचे।